जैसे हमने लास्ट चैप्टर के अंदर देखा कि एक पार्टिकल जब ऑसिलेशंस परफॉर्म करता है तो वो मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पे और एक्सट्रीम पोजीशन से फिर से मीन पोजीशन से फिर से लेफ्ट एक्सट्रीम पे और फिर उसके नॉर्मल पोजीशन पे मीन पोजीशन पे आता है और तब ये बोलते हैं कि उसका एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से वो ऑसिलेशन करता जाता है, उसका नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम मतलब फ्रीक्वेंसी बनता है और एक ऑसिलेशन के लिए जो टाइम लगता है उसको पीरियड बोलते हैं। एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फॉर मीन पोजीशन, ये सब कंसेप्ट हमने डिफाइन किए हैं ऑलरेडी। और उसका वेलोसिटी कौन से हर पॉइंट पे हर इंस्टेंट पे वेलोसिटी कितना होता है, हर इंस्टेंट पे उसका एक्सेलरेशन कितना होता है, डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, उसके लिए सब फॉर्मूले हमने देखे ऑलरेडी। अब देखो वेव के अंदर क्या होता है, सिंपल सी बात है कि सपोज एक मान लो एक मीडियम है, ये मीडियम के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। सपोज सभी पार्टिकल्स जो है सॉलिड के बारे में अगर देखो तो सभी इस तरह से अरेंज किए हुए थे, डेफिनेट शेप में डेफिनेट पैटर्न में अरेंज किए हुए थे। ये सब अलग अलग पार्टिकल्स हैं। क्या होगा कि सपोज अगर हम इसको इसमें से एक पार्टिकल को अगर डिस्टर्ब करेंगे, डिस्टर्ब करना मतलब क्या, डिस्टर्ब करना मतलब उसको वाइब्रेशन में सेट करना। उसका रीजन यही है देखो कि ये सभी पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन होता है वो बैलेंस्ड होता है। तो इलास्टिसिटी के अंदर भी देखा था कि अगर सपोज कोई भी पार्टिकल जो है दो पार्टिकल्स के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, सपोज एक ये जो एटम है इसका न्यूक्लियस, इसके आसपास रिवॉल्व होने वाले इलेक्ट्रॉन्स और इसके नेबरिंग पार्टिकल का एटम का न्यूक्लियस और इसके आसपास रिवॉल्व होने वाले इलेक्ट्रॉन्स। अभी होता ऐसा है कि ये न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज होने के कारण इसके इलेक्ट्रॉन्स को एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्ट करता है इस तरह से। इवन इसका भी न्यूक्लियस जो है दूसरे वाले का वो इसके इलेक्ट्रॉन्स को एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्ट करता है, जिसके कारण ये दोनों जो नजदीक आते हैं, ठीक है ना, अट्रैक्शन की वजह से नजदीक आते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा नजदीक भी नहीं आ सकते, क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर रिपल्शन भी तो होता है कि नहीं, न्यूक्लियस रिपल्शन भी करेगा, तो उस रिपल्शन के कारण वो बहुत ज्यादा नजदीक भी नहीं आ सकते। तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे आके वो रुक जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं, और वही उनका एटॉमिक सेपरेशन कहलाता है। एटॉमिक सेपरेशन उसको बोलते हैं। तो हर दो एटम्स के बीच में वो फिक्स डिस्टेंस होता है, जो अगर सपोज हमने बढ़ाने के लिए ट्राई किया तो क्या होता है, इफ दीज एटम्स आर फोर्स्ड टू गो अवे फ्रॉम ईच अदर, then there will be a attractive force which is dominant, which will bring them back to the same separation again. And if suppose these two atoms are forced to come closer than this distance, then the repulsive force will get dominated. And because of that, these atoms will be forced to come back to the same original separation once again as they were before. तो ये होता रहता है। तो ये जो डिस्टेंस है दो एटम्स के बीच में का, वो हमेशा जो क्रूशियली फिक्स किया होता है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन के ऊपर डिपेंड करता है, और जहाँ पे वो दोनों बैलेंस हो जाते हैं वही डिस्टेंस उनके बीच में बनता है। तो सेम वैसे इन दोनों के बीच में भी उतना ही डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच में भी उतना ही डिस्टेंस है, ठीक है ना, हर दो पेयर के बीच में वही डिस्टेंस है। अभी सोचो अगर एक पार्टिकल को अगर हमने वाइब्रेट किया, मतलब डिस्टर्ब किया, समझो एक हैमर यहाँ पे डाल दिया, तो हैमर की वजह से मान लो ये एक पार्टिकल वाइब्रेट हो गया, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, तो सपोज ये पार्टिकल यहाँ पे चला गया, समझ सकते हैं, से ऊपर चला गया। थोड़ा अगर बड़ा करके देखेंगे तो मान लो कि ये सब पार्टिकल्स जो है वो इस तरह से, ये पार्टिकल, ये दूसरा पार्टिकल, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा, ये थोड़ा बड़ा करके देखा हमने, ठीक है। अब जैसे इस पार्टिकल को हम डिस्टर्ब कर देंगे तो वो थोड़ा ऊपर चला जाएगा सपोज, तो जैसे ही वो ऊपर चला गया तो इसका इसके साथ जो डिस्टेंस है वो बढ़ गया कि नहीं, तो जैसे ही वो डिस्टेंस बढ़ता है तो उसकी वजह से ये जो है वो अट्रैक्ट होता है, और उसकी वजह से एक ऊपर के डायरेक्शन में एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, जिसकी वजह से वो ऊपर जाने लगता है। लेकिन जब तक वो ऊपर जाता है तब तक ये बीच में आ जाता है, समझ सकते हो इसे। जैसे ये ऊपर जाता है तो इन दोनों के बीच में का डिस्टेंस फिर से बढ़ गया, देखो। अब जैसे ये डिस्टेंस बढ़ गया तो अट्रैक्टिव फोर्स विल गेट डोमिनेटेड, एंड बिकॉज ऑफ दैट अट्रैक्टिव फोर्स दिस मॉलिक्यूल or this atom will experience a force in the upward direction, and this one will experience a force in the downward direction. Because of that, this will go up and this will get down, but so far as this will go up, this will may come at the mean position. At that time, this will be at the left extreme position, because it will attain the maximum velocity at this mean position, and because of that it cannot stop there. यहाँ पे वो रुक नहीं सकता है, क्योंकि वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी गेन कर चुका है, और वही काइनेटिक एनर्जी लेके वो कंटिन्यू करेगा उसका मोशन यहाँ तक। और जब यहाँ पे जाएगा तो उस समय ये वाला जो है वो यहाँ पे होगा उस समय, और इसकी वजह से इन दोनों के बीच में का डिस्टेंस फिर से बढ़ गया, और इसलिए ये जो है वो अभी डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ये फिर ऊपर के डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। लेकिन जब तक ये यहाँ पे पहुंचेगा ना तब तक ये यहाँ पे पहुंच गया होगा, और ये उस समय यहाँ तक पहुंच गया होगा,
समझ सकते हो ठीक से? अगर सीक्वेंस ठीक से अगर ऑब्जर्व करो तो पता चलेगा कि जब ये यहाँ पे जाता है तो ये यहाँ पे बीच में होता है, जस्ट स्टार्ट करता है और जैसे ये बीच में आ जाता है तो ये ऊपर चला जाता है, राइट? और उस समय ये स्टार्ट करता है, फिर जब ये बीच में आता है तब ये ऊपर चला जाता है, लेकिन उस समय तक ये नीचे जा चुका होता है, ठीक है? और उसके बाद फिर ये जब ऊपर जाएगा, ठीक है, तो ये स्टार्ट करेगा, अभी ये स्टार्ट करेगा, लेकिन जब तक ये ऊपर पहुंचेगा तब तक ये यहाँ पे आ चुका होगा, और तब तक ये यहाँ पे आ चुका होगा, और तब तक ये जो है वो बीच में आ चुका होगा। समझा कैसे? ये चलता रहता है। इवन इससे भी आगे जाके ये जब ऊपर जाता है तो ये स्टार्ट करता है, ठीक है, ये स्टार्ट करेगा, लेकिन जब तक ये ऊपर जाएगा तब तक ये बीच में आ चुका होगा, और ये तब तक यहाँ पे नीचे आ चुका होगा, ये तब तक एक ऑसिलेशन कंप्लीट करके इधर आ चुका होगा, और ये जो है वो तब तक एक पूरा ऑसिलेशन कंप्लीट करके यहाँ पे आ चुका होगा। समझा बात ठीक से? तो हर इंस्टेंट पे क्या हो रहा है, हर एक का जो है ऑसिलेशन एक तो लेट स्टार्ट कर रहे हैं, एक नया जो पार्टिकल है वो ऑसिलेशन स्टार्ट कर रहा है, ये इसका एक 1/4 ऑसिलेशन होने के बाद ये स्टार्ट कर रहा है, इसका ये यहाँ पे जब पहुंचेगा तब ये स्टार्ट करेगा, ये जब यहाँ पे पहुंचेगा तब ये स्टार्ट करेगा, इस तरह से। तो टर्न बाय टर्न क्या हो रहा है, एक एक करके एटम्स जो वाइब्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना? इससे बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, जितना दूर जो पार्टिकल होगा उतना वो लेट स्टार्ट करेगा, क्योंकि वेव जो है वो वहां तक देरी से पहुंचेगा ना, जब वेव वहां पे पहुंचेगा तब तो स्टार्ट करेगा वाइब्रेशन के लिए। जैसे वेव होता है, समझो कि पानी स्टील बॉटल है, उसके अंदर एक यहाँ पे हमने पत्थर डाल दिया, जैसे यहाँ पे पत्थर डाल दिया तो यहाँ से वेव प्रोड्यूस होते हैं और ये रिपल्स के फॉर्म में निकलते हैं, ये रिपल्स जो है वो सर्कल के फॉर्म में हमको दिखते हैं। अभी जब यहाँ पे कोई अगर एक लकड़ी का टुकड़ा हमने रखा है और ये एक पार्टिकल है सपोज, तो अभी जब तक ये वेव यहाँ पे पहुंचेंगे नहीं तब तक ये हिलेगा भी नहीं ना, ये हिलना चालू कब होगा, जब ये वेव वहां पे पहुंचे तभी। तो इसलिए वेव यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए कुछ टाइम तो लगेगा जरूर, और वो टाइम जो है वो डिपेंड करेगा ये पार्टिकल यहाँ से कितना दूर है, कितना डिस्टेंस पे है। जितना ज्यादा दूर होगा उतना लेट वो स्टार्ट करेगा, इसलिए कहेंगे कि उसका फेज जो है वो ओरिजिनल वाले पार्टिकल के फेज के कंपेरिजन में उतना कम रहेगा। सबसे बड़ा फेज किसका है, इसका है, ये जो स्टार्ट करता है, ठीक है ना, जो प्रोड्यूस करता है वेव को, इसलिए उसका हम कहेंगे फेज जो है सबसे ज्यादा है। उसके बाद इसका फेज, इसके बाद इसका फेज, क्योंकि उतना वो लेट स्टार्ट कर रहे हैं, जितना वो पार्टिकल लेट स्टार्ट करता है उतना उसका फेज पीछे रहता है, कम रहता है। और यही बात हम समझ सकते हैं यहाँ पे। लेकिन सभी ऑसिलेट तो कर ही रहे ना, देखो इस तरह से, ये जब ऑसिलेट, ये सिर्फ ऑसिलेट जो है वो सबसे पहले ये स्टार्ट करता है, ये बाद में स्टार्ट करता है, ये और बाद में स्टार्ट करता है, लेकिन ऑसिलेट तो सभी कर रहे हैं ना, सभी ऑसिलेट कर रहे हैं। और उसके साथ साथ सभी का एम्पलीट्यूड भी सेम है, सभी का फ्रीक्वेंसी भी सेम है, सभी का टाइम पीरियड भी सेम है, सब सेम है, सिर्फ उनका जो है इनिशियल जो फेज है वो सिर्फ अलग अलग है, बस बाकी कोई फर्क नहीं। इनिशियल जो इंस्टेंट है, जैसे अगर सपोज ये दोनों पार्टिकल्स है तो ये स्टार्ट करेगा, और जब ये यहाँ पे पहुंचेगा तब ये स्टार्ट करेगा, ये इस तरह से। तो जब ये यहाँ पे पहुंचेगा तो यहाँ पे चला जाएगा, ये जब ये नीचे जाएगा तो ये इस तरफ यहाँ पे आएगा, ये जब यहाँ पे आएगा तो ये नीचे चला जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो ये बीच में आ जाएगा, और ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है ना। ये तो दो पार्टिकल्स का हो गया, ऐसे हजारों पार्टिकल्स होते हैं। तो इसलिए वेव के अंदर हम देखते हैं कि एक पार्टिकल जो है जिस तरह से ऑसिलेट कर रहा है, दूसरा भी उसी तरह से ऑसिलेट कर रहा होता है, सिर्फ लेट, थोड़ा लेट करते करते उनका जो फेज है वो कंटिन्यूअसली बढ़ता जाता है। अभी इस चैप्टर के अंदर सबसे पहला डेरिवेशन जो हमको करना है, उसके अंदर हमको ये देखना है कि ये वेव का इक्वेशन क्या होता है। सोचो, वेव का इक्वेशन, क्योंकि हमने ऑलरेडी एक पार्टिकल का इक्वेशन तो बना के रखा है, तो वेव का इक्वेशन मतलब क्या, वेव के अंदर ये सभी पार्टिकल्स का इक्वेशन, वाइब्रेशन का इक्वेशन। एक पार्टिकल का इक्वेशन क्या होता है, अगर मान लो कि एक पार्टिकल इस तरह से, मान लो ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और सपोज ये इस तरह से वाइब्रेट कर रहा है, ये उसका एम्पलीट्यूड है, ये उसका बॉटम एक्सट्रीम पोजीशन है -a, और यहाँ से वो स्टार्ट कर रहा है मीन पोजीशन से, तो ऊपर जाएगा, फिर नीचे मीन पोजीशन पे आएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर मीन पोजीशन पे आएगा, हो गया एक ऑसिलेशन कंप्लीट। ऐसे अगर ऑसिलेशन कंप्लीट करता रहे, और समझो कि ओमेगा उसके ऑक्सिलरी पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी है जो कि 2 पाई इंटू n के बराबर है। n मतलब फ्रीक्वेंसी उसका है सपोज, और पीरियड मतलब t है जो कि रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी के बराबर है। तो इन सब चीजों के साथ हम बोल सकते हैं कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ दिस पार्टिकल, x इक्वल टू a sin ओमेगा t, याद है नहीं। जबकि वो मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि, लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि पार्टिकल इज वाइब्रेटिंग अराउंड y एक्सिस ना, तो x आएगा या y आएगा, y बेटर होगा, है कि नहीं। y विल बी इक्वल टू
a sin ओमेगा t। गेटिंग दिस? तो इसलिए इसका इक्वेशन बन जाएगा y is equal to a sin ओमेगा t, which can also be written as y is equal to a sin 2 pi n t, or you can write it as y equal to a sin into 2 pi by t into t। एक ही बात हो गई ना, ओमेगा के बदले हम 2 pi डाल रहे हैं, कभी 2 pi t डाल रहे हैं, but this remember this is going to be the equation of this particle which starts from mean position, but if suppose it doesn't start from mean position then there will be alpha, ठीक है नो डाउट। बट अगर सपोज यहाँ पे हम देख पूरा जो वेव है वो पूरे वेव का इक्वेशन हमको बनाना है, उसके लिए सबसे पहले इस वाले पार्टिकल का, फर्स्ट वाले पार्टिकल का अगर हम इक्वेशन बनाना चाहते हैं, सपोज वेव कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स which are lying along the x axis, and suppose each of these is vibrating along y axis, and this is the particle at origin which starts from mean position, क्योंकि वही सोर्स है ना, तो सोर्स के रेफरेंस में सबका फेज डिफरेंस हमको निकालना है, फेज निकालना है, तो सोर्स का फेज कितना करना पड़ेगा 0, तब तो हम बाकी सबका फेज डिफरेंस निकाल पाएंगे ना। तो इसलिए फेज ऑफ इनिशियल फेज ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल और सोर्स इज सपोज्ड टू बी 0, so because of that we can say that this source starts from mean position, and what is the equation of motion of the particle at O? O मतलब origin, so it will be y is equal to a sin omega t। यहाँ तक समझा लिखे? This is the equation of motion of the particle at O, no doubt। अब यहाँ पे देखो, जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा, कोई भी पार्टिकल, दूसरा पार्टिकल अगर इमेजिन करते हैं, सपोज ये वाला पार्टिकल जो सपोज कि यहाँ से लैम्बडा इतने डिस्टेंस पे है। अब देखो लैम्बडा इतना डिस्टेंस क्या होता है पता है तुमको, क्योंकि ये सब जो समझे यहाँ पे एक पार्टिकल है, तो वो पार्टिकल क्या करेगा, एक्चुअली वेवलेंथ होता ही क्या है कि जब ये एक बार ऑसिलेट कर लेता है तो जो पार्टिकल स्टार्ट करता है ना वो लैम्बडा डिस्टेंस पे रहेगा जरूर। इसने जब एक ऑसिलेशन कंप्लीट किया तब ये जो वेव है वो इतना लैम्बडा इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा, और उसकी वजह से वो लैम्बडा डिस्टेंस वाला जो पार्टिकल रहेगा ना वो उस समय स्टार्ट करेगा। तो इसका मतलब इसने एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर लिया ओ ने, इसका मतलब उसका जो फेज है कितना बन गया, अभी 2 पाई बन गया कि नहीं, और तभी ये वाला पार्टिकल स्टार्ट कर रहा है ना, अभी वो स्टार्ट कर रहा है। इसका मतलब इसका इक्वेशन कैसे हमको लिखना पड़ेगा, इफ यू कॉल इट एज ए, लैम्बडा डिस्टेंस पे जो पार्टिकल है उसको हम बोलेंगे ए। तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल एट ए? It will be y is equal to a sin omega t minus 2 pi। Why minus 2 pi? 2 pi से उसका फेज पीछे है, 2 pi फेज में पीछे है वो, ठीक है। तो इसका जो फेज है वो स्टार्ट ही लेट कर रहा है ना, कितना लेट कर रहा है, एक ऑसिलेशन इसने करने के बाद ये स्टार्ट कर रहा है, तो एक ऑसिलेशन करना मतलब फेज कितना होना, 2 pi होना। तो इसलिए 2 pi इसका फेज जब बढ़ जाएगा तभी ये स्टार्ट करेगा, तभी उसका फेज 0 रहेगा, उसके बाद जो भी होगा वो होगा। इसलिए ये लिखा जाएगा कि इसका जो इक्वेशन है वो इस तरह से बनेगा। इसमें हमने 2 पाई माइनस किया क्योंकि दिस पार्टिकल स्टार्ट्स लेट, ठीक है, व्हेन दिस पार्टिकल स्टार्ट्स वन ऑसिलेशन देन दिस पार्टिकल जस्ट स्टार्ट्स, एंड दैट्स व्हाई माइनस 2 पाई इज हियर। चलो ठीक है, अगर और आगे बढ़ते हैं, सपोज एक पार्टिकल है बी जो कि 4 पाई डिस्टेंस पे है, देखो 4 पाई सॉरी डिस्टेंस नहीं 2 लैम्बडा डिस्टेंस पे है, तो उसका फेज कितना होगा इसके कंपैरिजन में, 4 पाई होगा, 4 पाई पीछे होगा ना, इसलिए फिर उसके लिए हम क्या इक्वेशन बनाएंगे, करेक्ट, y is equal to a sin omega t minus 4 pi, ठीक है। लेकिन ये तो सिलेक्टेड पॉइंट्स हो गए ना, जैसे a is at a distance lambda from the origin, b is at a distance 2 lambda from the origin and so on like that, उनका तो ठीक है, लेकिन जो लैम्बडा के मल्टीपल में नहीं है, मान लो कि कोई भी एक दूसरा पार्टिकल कंसीडर कर लो, सपोज ये है p, सपोज p वाला पार्टिकल जो कि यहाँ से x इतना डिस्टेंस पे है, अभी उसका फेज कैसे निकालेंगे, उसका फेज मान लो कि डेल्टा है, इसके ओरिजिन के कंपैरिजन में कुछ ना कुछ रहेगा ना, उसका फेज जो भी रहेगा 2 पाई नहीं होगा, लेकिन कुछ तो भी रहेगा, जो भी रहेगा उसको हम डेल्टा मान लेंगे। तो उसका इक्वेशन क्या बनेगा, व्हाट कैन वी से, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल p in general which is at a distance x will be what, y is equal to a sin omega t minus delta, where delta is going to be the phase difference between O and P, करेक्ट है, बट O का फेज तो 0 है ऑलरेडी, तो P का जो फेज है
वो कैसे निकालेंगे? वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सा प्रोपोर्शनलिटी यूज करेंगे। देखो प्रोपोर्शनलिटी क्या है कि जबकि जो पार्टिकल लैम्डा डिस्टेंस पे रहता है तो उसका फेज 2 पाई रहता है, तो x डिस्टेंस पे रहने वाले पार्टिकल का फेज कितना रहेगा? सिमिलरिटी यूज करके निकाल सकते हैं कि नहीं? देखो द पार्टिकल वी कैन से द डिस्टेंस लैम्डा corresponds to a phase difference of 2 pi, correct है? Then the distance of x will correspond to the phase difference of delta, correct है? देखो lambda corresponds to 2 pi, x corresponds to delta, तो lambda upon x must be equal to 2 pi upon delta ना, ये प्रोपोर्शनलिटी होगा जरूर, तो इसलिए फिर बोल सकते हैं कि लैम्डा अपॉन x will be exactly same as 2 pi by delta, which gives delta is equal to what? अगर डेल्टा को इधर लेके जाओ तो x इधर चला जाएगा, लैम्डा नीचे चला जाएगा, तो वो बन जाएगा सीधा 2 pi x अपॉन लैम्डा, करेक्ट है? सो ये जो वैल्यू है लैम्डा का, सॉरी डेल्टा का, वो हमको रखना है उधर इक्वेशन ऑफ वेव के अंदर, मतलब इक्वेशन ऑफ ओ पार्टिकल p के अंदर। तो देयरफॉर तो इसको इक्वेशन नंबर 1 देके रखेंगे and let's put this equation in 1. What we get is y is equal to a sin omega t minus delta, डेल्टा के बदले क्या आ गया 2 pi x by lambda। ये देखो अभी क्या है ना कि ये जो है ये इक्वेशन है, ये हमने पॉइंट p का इक्वेशन निकाला है, और पॉइंट p जो है कोई भी हो सकता है ना, कोई भी हो सकता है, इसका मतलब हमको ये इक्वेशन जो है किसी भी पॉइंट का इक्वेशन मिल गया, मतलब सभी पॉइंट का इक्वेशन मिल गया, मतलब ये वेव का इक्वेशन हो गया। समझ रहे से? व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ वेव? इक्वेशन ऑफ वेव मींस इक्वेशन ऑफ ऑल द पार्टिकल्स इन वेव, ठीक है ना, ऑफ मीडियम ऑफ द वेव, मतलब जिस मीडियम के अंदर वेव जा रहा है, ट्रैवल कर रहा है, उस मीडियम के सभी पार्टिकल का इक्वेशन मिलना, मतलब ये वेव का इक्वेशन मिलने जैसा है। तो अभी देखो ये एक अकेले इक्वेशन के अंदर सभी पार्टिकल्स का इक्वेशन कंटेंट है कि नहीं? कैसे? अगर इधर x इक्वल टू 0 डाल दो तो ओरिजिन का इक्वेशन मिलेगा, x इक्वल टू अगर वहां पे लैम्डा डाल दो, लैम्डा, तो a का इक्वेशन मिलेगा। देखो डाल के देखो इधर x के बदले लैम्डा, लैम्डा लैम्डा कैंसिल, a का इक्वेशन मिल गया। अगर b के लिए 2 लैम्डा डाल दो इधर x के बदले, तो x के बदले अगर 2 लैम्डा डाल देंगे ना तो b का इक्वेशन मिल जाएगा। देखो 4 पाई आ गई नहीं? सेम वैसे ही x के बदले